हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, लगभग हमारा सारा जो है मिरर और लेंस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बस हम फैक्ट्स जानेंगे आज बेसिकली। ठीक है, एक एक करके हम सारे फैक्ट्स जानेंगे। जैसे मनुष्य का जो आँख होता है, राइट, मनुष्य का जो आई होती है उसके जो फोकस दूरी होती है बेसिकली इसके यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ऐसे बनाया था मैंने। तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है 1.7। ठीक है, तो बेसिकली याद रखिएगा 1.7 mm होती है। तो आपसे एक दूरी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली सेंटीमीटर होती है शायद। हाँ, 1.7 सेंटीमीटर होता है, 17 mm होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि जो ह्यूमन की आई होती है उसमें फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे दोस्तों पूछ ले तो याद रखिएगा ये 17 mm होती है। तो ठीक है, तो ये फोकस दूरी होती है मनुष्य की आँख की। ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है, या फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, लेंस से मनुष्य की आँख की दूरी, बेसिकली लेंस से यहाँ तक की जो दूरी होती है बेसिकली 1.7 सेंटीमीटर होती है या 17 mm होता है। तो ये आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, एक सामान्य मनुष्य को, एक जनरल, अगर आप आई मतलब अच्छी आँख है, गुड आई है, तो उसमें क्या पूछा जाता है कि न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए पास से कोई चीज़ देखने के लिए। न्यूनतम डिस्टेंस होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अगर 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं कोई चीज़ तो आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरा दिखेगा अगर आपकी आई नॉर्मल है, हेल्दी आई है। ठीक है, दूर तक कितना देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं आप। ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ तक आपको दिख जाए वहाँ तक देख सकते हैं, बेसिकली ये मतलब होता है। तो आपसे एग्जाम में जो फैक्ट्स पूछेंगे बस फैक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देखिए सारे कोर्स लगभग इसमें कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, और जो दूरदृष्टि दोष वाला पर्सन होता है, दूरदृष्टि दोष में उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो कितने पे नहीं दिखाई देती है उसको, 25 सेंटीमीटर पे। तो ये भी याद रखिए, कई बार आपसे ऐसे एक्चुअली एग्जाम में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स तो हमने इसमें देख रखा है। बाकी एक लेंस की क्षमता भी पूछ लेता है। ठीक है, लेंस की क्षमता, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको जस्ट नोट करके रखना है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों लेंस की क्षमता की, पावर ऑफ लेंस। अगर देखो पावर ऑफ लेंस की बात करें हम, ठीक है, पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता की बात करें हम, लेंस की क्षमता। ठीक है, अब लेंस की क्षमता की बात करोगे तो दोस्तों ये होता है P = 1/f। जो फोकस दूरी होती है ना, ये मीटर में होती है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर लिख लीजिएगा, हिंदी में मीटर ऐसे। ठीक है, तो पावर किससे दिखाते हैं, P से। ठीक है, 1/f एक्चुअली मीटर होता है। तो इसमें आपको अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता बताइए आपको, तो थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये बस फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, बस जानने की जरूरत है आपको। किसी ने आपसे पूछ लिया कि लेंस की क्षमता बताइए, तो मैं कहूँगा P = 1/f होता है, जिसमें f क्या होता है हमारा, फोकस दूरी होती है। तो ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज और आपसे पूछा सकता है कि इसका रिलेशन बताइए। तो आप देखोगे ये यूनिवर्सली मतलब आपका बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती इसको बोलते हैं। तो आपका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन यहाँ पे बन जाता है, बट वो समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, अगर मेरा f की वैल्यू बढ़ेगी तो p की वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी। देखो अपॉन में है ना, तो ये क्या होगा, जैसे अगर सपोज करो 1/2, अगर पावर मेरा 2 रहता तो ये कितना हो जाएगा, हाफ, राइट, 0.5 हो जाएगा। लेकिन 1/10 रहता तो 0.01 हो जाएगा। मतलब ये है कि जब जैसे जैसे हम फोकस की दूरी बढ़ाएंगे आपकी क्षमता क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि जब फोकस बढ़ेगा हमारा तो पावर कम हो जाएगा, अगर फोकस हमारा घटेगा तो पावर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, डायोप्टर, तो ये भी याद रखिएगा, इसको कैपिटल D भी लिखते हैं। तो डायोप्टर यूनिट, बेसिकली क्षमता मतलब यूनिट या मात्रक जिसको आप बोलते हो बेसिकली हिंदी में, तो मात्रक लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए, तो इसको डायोप्टर में नापते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, लेंस की क्षमता P = 1/f, f जो होता है मीटर में होता है, ये याद रखना है आपको, ये मानक याद रखना है, क्योंकि होता क्या है, कई बार हमको सेंटीमीटर में दे देगा और आप कैलकुलेट भी कर लोगे, और ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा, सेंटीमीटर वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, मीटर वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे आप गलत कर दोगे फिर। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको कराता हूँ, कहता है कि f की वैल्यू जो है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर है, तो पावर ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल दिया आपको। अब आप तो सीधे याद है आपको क्या जी, P = 1/f होता है, आपने 1/400 लिखा और आपने आंसर टिक मार के निकल गए। लेकिन आपने यहाँ पे देखा किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो इसको आप इसमें चेंज करोगे, मीटर में।
ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 400 सेंटीमीटर है तो ये 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। तो आपका जो आंसर रहेगा 1/4, आप उसको करेक्ट टिक मारेंगे। ठीक, तो ऐसे आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब पी और एफ निगेटिव कब होगा ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फोकस दूरी आपकी निगेटिव कब आ जाएगी तो याद रखिएगा, अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, ठीक है, तो P और F दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा पॉइंट आप। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो P और F आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मतलब अवतल, अवतल है, तो इसमें आपका P भी निगेटिव रहेगा, P और F दोनों निगेटिव रहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप, ये थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना है कि अगर इसमें बोल दिया कि हमारे पास उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता ज्ञात करिए, और उसने लिख दिया यहाँ पे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अगर ऐसे लिख दिया उसने डायरेक्टली क्योंकि मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकस दूरी इतनी है तो उसका पावर ज्ञात कीजिए, तो आपका P निगेटिव में आएगा। बेसिकली याद रखिए, अगर F निगेटिव होगा तो अपने आप P निगेटिव हो जाएगा, बेसिकली मतलब ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका पॉजिटिव है इसका मतलब कि आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, लेकिन नेगेटिव का मतलब है कि आपने अवतल लेंस लिया। अगर उसने लिख दिया कि मैं अवतल लेंस ले रहा हूं, इसकी क्षमता इतनी है, तो आपको बाय डिफॉल्ट F निगेटिव लेना पड़ेगा। एक निगेटिव लेंगे तो दूसरे की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। जैसे अगर यहीं पे कह देता कि मेरे पास कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो यहाँ पे मैं F की वैल्यू कितनी लिखता बेसिकली 400 माइनस में लिखता, फिर यहाँ पे फिर क्या आता माइनस में आता, तो P की वैल्यू भी अपने आप क्या आ जाती 1/4 माइनस 1/4, जो कि यहाँ पे P भी निगेटिव आ गया, जबकि हमने निगेटिव क्या लिया था, ओनली F लिया था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आज ये होगा कि समझ में नहीं आएगा और चीज़ें ऊपर से गुजरेंगी, राइट, बट आपको ये देखो फैक्ट्स में समझाने के जैसा कुछ होता नहीं, इसलिए मैं बस फैक्ट्स आपको देते चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स है ना, जब आप कभी क्या करोगे बेसिकली घटना चक्र लगाओगे या फिर लूसेंट लगाओगे या अरिहंत के लगाओगे, ठीक है, या फिर एक और किताब आती है जो एसएससी वाले बच्चे लगाते हैं, किरण पब्लिकेशन वाली, ये सब बच्चे लेके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको करा दिया, यूपीएससी में अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री यूपीएससी का अब लेवल रहा ही नहीं, बेसिकली यूपीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसमें इतने ही फैक्ट्स थे। अब थोड़ा सा वेव के बारे में पढ़ते हैं, आज से वेव स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नहीं है, फिर भी आप थोड़ा जान के रखिए। ठीक है, वेव तरंग, ठीक है, तो हमारे नया टॉपिक हो जाएगा वेव या तरंग। बेसिकली तरंग क्या होती है दोस्तों, तरंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें उसको चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम को चल नहीं पाता, बेसिकली ये उसको हम बेसिकली तरंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब वैसे तो ये मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो ये भी डेफिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब बेसिकली क्योंकि निर्वात में भी चीज़ें चलती हैं, राइट, बट वो ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो वो आगे चीज़ें हम समझते चलेंगे। तो याद रखिए तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है। बेसिकली सीधी भाषा में अगर मैं बात करूँ, जैसे पानी में आपने क्या किया, पानी में पत्थर फेंका तो उसमें क्या हुआ, एक हलचल सी मच गई। ठीक है, तो एक गाना सुना होगा, कौन सा, पानी में पत्थर न मार सावरे हलचल सी मच जाएगी, ये वाली का बहुत सुना होगा आपने, कुछ लोग तभी भी सुनते होंगे। ठीक है, तो वो पानी में जब पत्थर मारने के लिए मना किया जाता है, सही मना किया जाता है, क्योंकि अगर पानी में पत्थर मारेंगे तो विक्षोभ उत्पन्न होगा और फिर वो हलचल सी मच जाएगी बावरे, राइट, तो वहाँ पे क्या होगा, हलचल मच जाएगा, तो इसलिए मना किया जाता है कि पानी में पत्थर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो हलचल मच जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, वेव बेसिकली सिंपल से क्या होता है कि किसी भी माध्यम में क्या करता है, ये डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस कह लो या फिर कह लो हलचल कह लो आप। ठीक है, तो वेव को मैं अपनी देखो एकदम आम भाषा में समझा रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन आपको कहीं पूछने वाला नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। आज के टाइम पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना और क्रैक करना है। और वेव के बारे में अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछे जाते अब साइंस के। ठीक है, क्योंकि अब लेवल हर चीज़ का अप हो गया, ये अगर 1990 में 95 में देते तो आराम से आपसे पूछ लेते हैं लोग, इवन 2010 तक देते तब भी आराम से लोग पूछ लेते थे, लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें हटती जा रही हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को या डिस्टर्बेंस को बेसिकली हम वेव कहते हैं। वेव कितने प्रकार की होती है, वेव होती है दोस्तों दो प्रकार की, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो दो प्रकार की वेव याद रखिएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है, और दूसरा होती है आपकी मैकेनिकल वेव।
इसको बोलते हैं यांत्रिक तरंग। इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, ठीक। तो दो तरीके की तरंगें होती हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप क्या लिख लेंगे, दे नीड एनी मीडियम, बिना मीडियम के नहीं चल पाएंगे। ठीक है, मतलब अगर इनको चलाना है तो या तो हवा होना चाहिए, या तो पानी होना चाहिए, ठीक है, या तो कुछ सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। ठीक है, एयर होना चाहिए तभी चलेगा, वाटर में चल सकता है, ये सॉलिड में चल सकता है। इसको एक निर्वात बोलते हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम। ये वैक्यूम में दोस्तों नहीं चलता है, निर्वात में नहीं चलता है। निर्वात मतलब क्या होता है, जहाँ पे ना एयर हो, ना वाटर हो, ना सॉलिड हो, तीनों चीज़ें नहीं होती, उसको हम बेसिकली निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। यहाँ पे ये नहीं चलता है। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगें जो होती हैं निर्वात में नहीं चलती, इन तीनों जगहों पे बेसिकली चलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम मतलब जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, अगर मैं क्लासरूम में बैठे होते तो मेरी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो आपके कानों तक पहुँच रही है, किसके थ्रू, हवा के थ्रू। अगर मैं इसी रूम से पूरे ईयर को निकाल देता, इसी रूम से अगर पूरे ईयर को निकाल देता और बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता, तो मैं यहाँ से आपको बोलता, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे अंतरिक्ष में जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर उनको बेसिकली एस्ट्रोनॉट होते हैं, अगर उनको आप बेसिकली बोल दो कि आपस में कम्युनिकेट करें अंतरिक्ष में बाहर निकल के, अपनी स्पेस से बाहर निकल के, जो इसको स्पेस कैप्सूल होता है उससे बाहर निकल के, तो मैं यहाँ से कितना भी चिल्ला लूँगा उनके तक आवाज़ जाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम होता ही नहीं है। ठीक है, तो और हमेशा डेफिनेशन मैंने अभी क्या दिया कि जो यांत्रिक तरंगें होती है, मैकेनिकल वेव होती है, उनको चलने के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए, मतलब किसी ना किसी का सहारा चाहिए। ये बिना सहारे के नहीं चल सकते। ठीक है, हमारी लाइफ भी ऐसी होती है, यांत्रिक तरंगों जैसी, मैकेनिकल वेव जैसी। हमारी पूरी लाइफ हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, पैदा होने से लेके मरने तक। ठीक है, हमेशा सहारा, 4 लोग वहाँ पे सहारा देते हैं, 2 लोग शुरू में सहारा देते हैं, बीच में पूरी ज़िंदगी कोई ना कोई सहारा देता रहता है। तो हमें हमारी लाइफ दोस्तों जो है बिल्कुल यांत्रिक तरंगों जैसी है, मैकेनिकल वेव की तरह है। ठीक है, अब आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो इनके लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि माध्यम होना ही चाहिए। माध्यम रहेगा तब भी चलेगी, माध्यम नहीं रहेगा तब भी चलेगी। तो याद रखिए दोनों में चलेंगी। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब मैं कहूँ तो ये चारों जगह चलती हैं। ठीक है, एयर में भी चलेगा, ठीक है, उसके बाद सॉलिड में भी चलेगा, ठीक है, वाटर में भी चलेगा, ठीक है, वैक्यूम में भी चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों चारों जगह चलता है। तो याद रखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग। अच्छा, इसका विद्युत चुम्बकीय मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती है, चारों फेजेस में चलती हैं। तो आपसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, जो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि यांत्रिक तरंगें वैक्यूम में चलती हैं। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। ठीक है, मैकेनिकल वेव के लिए होती है, हाँ, मैकेनिकल वेव के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आपके मैकेनिकल ट्रांसवेव, चलिए नीचे लिख देते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आगे मैकेनिकल लिख देंगे आप, तो मैं मैक लिख रहा हूँ बस। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, यहाँ मैकेनिकल करेगा, यांत्रिक तरंग है। ठीक है, आगे यांत्रिक लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड आता है इनका मैकेनिकल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। और उसमें जो होता है ये 2 तरीके होती है। इसमें जो बस होता है, इसमें आपका ट्रांसवर्स वेव होती है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो इसमें एक ही प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स वेव, या इसको हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो 2 तरंगें होगी आपकी बेसिकली। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं दोस्तों कि तरंगें चलती कैसी हैं। ठीक है, तरंगें चलती कैसी हैं ये समझते हैं हम। ठीक, देखो
सबसे पहले कौन सा समझें, ये समझते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? देखो अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों होता क्या है कि ऊपर नीचे चलती हैं। बेसिकली याद रखिएगा ये तरंगे ना सीधे ऐसे ऐसे चलती हैं। जैसे अगर आपने रस्सी ले लिया, ठीक है, एक सीधी रस्सी मैंने पकड़ी, उस पर मैंने पॉइंट कर दिया ऐसे ऐसे, मान लेते हैं मैंने ऐसे रस्सी ली उसको, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे पॉइंट पे काला ऐसे पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब क्या कि मैंने एक छोर को पकड़ा उसके और एक छोर को पकड़ के पूरा जोर से ना ऐसे 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 करना चालू किया, तो आप क्या पाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे 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 होगा, ठीक है। ये पॉइंट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे ये जो पॉइंट किए हमने ना, वो देखो तो आप ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है। तो जो वेव्स ऐसे ऐसे चलती हैं बेसिकली, ठीक है, ऊपर नीचे करके चलती हैं, बेसिकली परपेंडिकुलर चलती हैं, ठीक है। अब बेसिकली कि जो वेव्स अप डाउन करती हैं, मतलब यहाँ पे इनके 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अप जाएंगी फिर डाउन जाएंगी, ठीक है, फिर अप जाएंगी फिर डाउन जाएंगी, फिर अप जाएंगी फिर डाउन जाएंगी। तो हम ऐसे जितना तेजी से करते हैं उतनी तेजी से अप डाउन होती है। तो बेसिकली जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये कैसे मूव करती हैं, बेसिकली दोस्तों परपेंडिकुलर मूव करती हैं, ऐसे अप डाउन। सेम अनुप्रस्थ तरंगे ये भी है, अनुप्रस्थ तरंगे ये भी है। तो ये दोनों तरंगे कैसे मूव करती हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा। उसके अलावा हम क्या पढ़ रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें तो अनुलग्न तरंगे जो होती दोस्तों, ये आपका आगे पीछे ट्रेवल करती हैं, ठीक है। जो ये वेव होती हैं आगे पीछे ट्रेवल करती हैं, आगे जाएंगी या तो पीछे जाएंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी, आगे जाएंगी पीछे जाएंगी। तो ये ट्रेवल ऐसे करती हैं सीधी रेखा में, अनुदैर्ध्य वाली ऐसे। ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, न कि ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे जाती तो आपको क्या होता कि आवाज़ पहले थोड़ी सी आती, फिर तेज आती, फिर कम होती, फिर ज़्यादा आती, लेकिन जा कैसे रही, एकदम सीधी। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ सीधे आप तक जा रही है। लेकिन अगर मैं पानी में बुलबुले फेंक दूँ, मतलब पानी में बेसिकली आप पत्थर फेंक दो तो उसके बुलबुले कैसे ट्रेवल करते हैं, ऐसे ऐसे, ऊपर नीचे जो वेव्स उत्पन्न होती है तो वो कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे अनुप्रस्थ तरंग की तरह, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग की तरह। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंग जो होती है दोस्तों ये आपकी परपेंडिकुलर मूव करती है, ऊपर नीचे मूव करती है। अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती हैं दोस्तों आगे पीछे मूव करती है। बस इतना ही अंतर याद रखना है, ठीक है। बस इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं ऊपर नीचे मूव करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें आगे पीछे मूव करती हैं। अब इसके एग्जांपल मैं देता हूं तो आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। जैसे अनुदैर्ध्य तरंगों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, साउंड। जब हम बोलते हैं तो आपको तक साउंड आती है ना, साउंड आ जाएगा इसमें आपका साउंड यू है ये, ठीक है, साउंड आ जाएगा, ठीक है। साउंड के अलावा और क्या आ सकता है, सॉलिड आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा भी नहीं, सॉरी, इसमें आपका आ सकता है और स्प्रिंग भी इसमें आ जाएगा। जब स्प्रिंग में कोई वेव हम उत्पन्न होती है ना, जब आपसे कुछ खींच देते हो स्प्रिंग को, ठीक है, जो कंपन उत्पन्न होती है तो सीधे जाती है, राइट। तो स्प्रिंग का कंपन जो होता है वो हो जाएगा साउंड हो जाएगा। और किस माध्यम में चलेगा, ये 3 माध्यम में चलेगा। कौन कौन से, एयर, वाटर, सॉलिड, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो दोस्तों ये जो होता है ट्रांसवर्स वेव, ये आपका इसमें 2 ही जगह पे चलता है। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ऊपर नीचे गति करता है, ठीक है, और ये 2 ही फेज में चलता है, सॉलिड और लिक्विड में आई थिंक चलता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, हाँ, सॉलिड और लिक्विड में चलता है। जैसे ये तीनों में चलता है ना, एयर, वाटर, सॉलिड में, ये बस चलता है सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि यांत्रिक ट्रांसवर्स वेव सॉलिड और लिक्विड में चलती है, ठीक है। और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो आपका तीनों में चलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली आपका एग्जांपल साउंड हो जाएगा और आपका स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें जस्ट याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। अप डाउन, या फिर इसको हम परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसको आपका वर्टिकल मूव भी कर देते हैं, बैक फ्रंट मूव करते हैं। बेसिकली पैरेलली ये क्या करती हैं, पैरेलली दोस्तों ऐसे मूव करती हैं, ठीक। अब ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे रस्सी वाला एग्जाम्पल दिया था तो मैंने, तो यहाँ पे आपका रोप या रस्सी हो सकता है,
और पानी में जो पत्थर मारा था हमने, तो वाटर में जब भी कोई आपका वेव उत्पन्न होता है ना ऐसे ऐसे, वो बेसिकली आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद इसमें बात करें ट्रांसवर्स वेव में, तो मैंने क्या बताया था, इसमें चारों फेजेस में चलता है ये, सॉलिड में भी चलेगा, एयर में भी चलेगा, लिक्विड में चलेगा, वैक्यूम में चलेगा, सब में चलता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बेसिकली बहुत सारे नहीं, टोटल 6 एग्जाम्पल ही होती हैं इसकी, पूरी हम हमारे जो फिजिक्स पढ़ेंगे टोटल इसमें 6 एग्जाम्पल है इसका। मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ दिख तो रहा है। पहला एग्जाम्पल दोस्तों हो जाता है इसमें आपका रेडियो तरंगे, रेडियो वेव में, रेडियो वेव। ठीक है, इसका मैं सारे एग्जाम्पल लिखा दे रहा हूँ आपको। माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव में आपका जब कुछ पकाते हो ना, तो माइक्रोवेव में कौन सी तरंगे चलती है, ट्रांसफर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव चलती है बेसिकली वो। ठीक है, उसके बाद इंफ्रारेड, ठीक है। चौथा जाता है आपका विजिबल लाइट, ठीक है। पांचवा जाता है आपका यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। 6 आ जाता है आपका एक्सरे, जो एक्सरे मशीन होती है ना, इसमें वही रेज चलती हैं। और आपका सातवां आता है एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव को रेडियो तरंग लिख लीजिएगा आप, रेडियो तरंग। ठीक है, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग भी लिख लेते हैं, कई बार हम लोग बोल देते हैं सूक्ष्म तरंग, मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरक्त तरंग। ठीक, विजिबल लाइट को बोलते हैं दृश्य प्रकाश, तो मैं यहाँ पे दृश्य लिख भी दे रहा हूँ, दृश्य प्रकाश। यूवी रेज को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी बोल देते हैं, पराबैंगनी भी बोलते हैं, पराबैंगनी लिख लो आप, पराबैंगनी किरणें। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इसलिए क्योंकि अब यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे एक्सरे को एक्सरे ही बोलते हैं, गामा रे को गामा रे ही बोल देते हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड अवरक्त तरंग, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज बोलते हैं इसको, पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, एक्सरे को एक्सरे बोलते हैं, गामा रेज को गामा रेज या गामा तरंग बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग के। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलेवेंट भी है और आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको नाम पराबैंगनी या विद्युत चुंबकी भी बोल देते हैं कई बार हम इसको। ठीक है, वैद्युत चुंबकी भी बोल देते हैं। वैद्युत चुंबकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी को प्लस आपका मैग्नेटिक फोर्स को, दोनों को एक साथ लेके चलती है बेसिकली, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी। याद रखिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी साथ में लेके चलता है प्लस मैग्नेटिक एनर्जी को लेके साथ चलता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, माइक्रोवेव ओवन, जो आप अपने घर में माइक्रोवेव खाना वाना पकाने के लिए यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाती है उसके अंदर से प्लस मैग्नेटिक एनर्जी होती है, तो खाना जल्दी से पका देता है बेसिकली आपका। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव को लेके चलती है। ये सारे के सारे यही काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी लेती है प्लस मैग्नेटिक एनर्जी को भी लेके चलते हैं, तो दोनों एनर्जी को एक साथ लेके चलते हैं, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, बाकी इसका एग्जांपल याद रखेंगे, तालाब में पत्थर मारने वाला, वाटर में, इसका याद रखेंगे आपका साउंड, जो हम बोल रहे हैं वही ध्वनि है। ठीक है, अब अगर साउंड की थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा साउंड कैसी एनर्जी है, साउंड यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक वेव है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, साउंड कैसी एनर्जी है, यांत्रिक तरंग है आपकी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होती है, साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, अगर आपसे ऐसा पूछ लें तो थोड़ा एक दो टॉपिक्स और हम समझ लेते हैं ना, क्योंकि देखो अब वेव वगैरह ना ये सब फैक्ट्स वाले चीज़ें हैं। लेंस वगैरह ये था कि हमें समझाना था, यहाँ पे आपको क्या है कि बस बताना है, पता करके रखिए और रट्टा मार के रखिए। तो कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारनी है, समझने जैसा है नहीं। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं बेसिकली। ठीक है, आपसे एक चीज़ पूछा था, स्पीड साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है। ठीक है, आपसे ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि साउंड की स्पीड दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो याद रखिएगा सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। ठीक है, जनरली सब में ये अलग अलग होता है, लेकिन अप्रॉक्स आप मान के चलो। ठीक है, अप्रॉक्स में बता दे रहा हूँ लगभग आपका सॉलिड में, मतलब हाँ देखो मेटल वाइज भी वेरी करता है, जैसे लोहे में लोगे या स्टील में लोगे तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बट ये अप्रॉक्स में लगभग बता के चल रहा हूँ आपको 6000 मीटर पर सेकेंड, ये 1500 मीटर पर सेकेंड, ये 340 मीटर
पर सेकेंड। बेसिकली नॉर्मली ये स्पीड होता है ऑन एवरेज लेते हैं तब हम, ठीक है। बट अगर हम सॉलिड में ही अलग अलग लें, जैसे स्टील लें या लोहा लें, तो स्टील में ज़्यादा हो जाती है, लोहे में कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टील में दोस्तों आपका कार्बन भी ऐड होता है, और कार्बन जहाँ ऐड होता है वहाँ स्पीड बढ़ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो सॉलिड में अलग अलग होता है। बट ऐसे अगर आपसे जनरली पूछ दे इन तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, इन तीनों में अगर पूछ ले आपसे तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो अगर ये साउंड की स्पीड आपसे अगर कहीं पूछ ले, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है वो, ठीक। चलिए ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं, एक बार ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी किस में नापते हैं, आवृत्ति। तो याद रखिएगा हर्ट्ज में, ठीक है, हर्ट्ज में नापते हैं, या फिर प्रति मीटर 1/सेकंड, या फिर आप इसको कह सकते हो प्रति सेकंड इसको बोलते हैं, या पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं 1 सेकंड में इसको 5 बार ऐसे ऐसे कर दूं, 5 बार इस मार्कर को मैं कहता हूँ 5 बार मैंने इस 1 सेकंड में इसको हिला दिया, ठीक है। मैंने हाथ अपना ऐसे ऐसे 1 सेकंड में 5 बार कर दिया, या मैंने आपको 1 सेकंड में क्या किया, बोर्ड को मैंने 5 बार ऐसे टक 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 कर दिया, राइट। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में आप कितनी बार एक्टिविटी कर सकते हो 1 सेकंड में, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं याद करने वाला तरीका बता रहा हूँ, किताबी परिभाषा तो आपको किताब में मिल जाएगी, मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें, ठीक है। आतामाजी सटकली वाली कहानी ये आपको समझ में आ जाए बेसिकली, ठीक है, कि 1 सेकंड में कोई चीज़ कितनी तेज़ी से एक्टिविटी कर सकता है, उसको हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे 1 सेकंड में मैं इस बोर्ड को 5 बार हिट कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। इस मार्कर को मैं 1 सेकंड में 3 बार ऐसे ऐसे हिला सकता हूँ, राइट। तो मैं कहूँगा 1 सेकंड की मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बेसिकली 3 है, ठीक है, मार्कर को हिलाने की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, मैं एकदम लोकल आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे अगर लैम्डा की समझ लेते हैं, एक लैम्डा क्या होता है, जैसे अगर कोई आपका ये तरंग है जा रही, वेव जा रही है, तो लैम्डा बेसिकली क्या होता है, 2 आयामों के बीच की दूरी, तो इनके आयाम मतलब एम्पलीट्यूड होता है, इनके बीच की दूरी होती है बेसिकली लैम्डा, ठीक है। एक पर कंप्लीट सर्कल मान लो आप, या तो हाइट लो हाइट दोनों मिला के कंप्लीट सर्कल हो जाता है, या तो फिर हाइट मिला के तब भी एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है। तो लैम्डा बेसिकली होता क्या है, लैम्डा याद रखिएगा दोस्तों, 2 क्रमागत शंक और गर्त, बेसिकली इसको हम बोलते हैं शंक और गर्त को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट और ट्रॉन्ग, हाँ ठीक है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं ऊपर वाले को, इसको ट्रॉट बोलते हैं, ट्रॉट, ठीक है। तो इसको हिंदी में मैं भी लिख दे रहा हूँ, हिंदी में इसका श्रृंग और गर्त, श्रृंग बोलते हैं हिंदी में। तो ये कभी पूछ ले तो याद रखें श्रृंग है, और इसको गर्त बोलते हैं, गर्त। तो कभी आपसे पूछ लिया कि क्रेस्ट और ट्रॉट में डिफरेंस क्या है, या फिर तो याद रखिएगा जो आपकी तरंग होती है, तरंग के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रेस्ट, या आपका श्रृंग बोलते हैं, और इसको गर्त बोलते हैं। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। तो लैम्डा बेसिकली क्या होता है, तो लैम्डा बेसिकली आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 2 क्रमागत मतलब या फिर 2 कॉन्जुगेटिव, आपका गर्त और श्रृंग के बीच की दूरी को बेसिकली लैम्डा बोलते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लो आप, तब भी लैम्डा आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लोगे तब भी लैम्डा आएगा, ठीक है, और यहाँ से हाई को लेके करोगे तब भी आपके लैम्डा आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखिएगा, बेसिकली यहाँ तक लैम्डा नहीं आएगा, आपका लैम्डा यहीं पे हो जाएगा, 1 2 3, ये यहाँ पे आएगा कहीं लैम्डा आपका ऐसे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। तो एक हाई एक लो, एक हाई एक लो, तो यहाँ पे आपका ऐसे करेंगे दोनों आ जाता है, ये दूरी हो जाती है, ठीक है। बेसिकली लैम्डा क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो, मतलब एक लो एक हाई दोनों का मिक्स कर दोगे तो आपका लैम्डा आ जाता है। फिर देखो यहाँ पे एक हाई है, यहाँ एक लो है, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक की दूरी एक लैम्डा हो जाती है। तो आपसे लैम्डा पूछा जा सकता है, लैम्डा की यूनिट पूछी जा सकती है, तो लैम्डा की यूनिट याद रखिएगा, यूनिट मीटर होता है या तो एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होता है, मीटर या तो एंगस्ट्रॉम, ऐसे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10, ठीक है, -10 ही होता है, ठीक ना, चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ -10⁻10 मीटर हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये आपसे वैल्यू पूछा सकता है। तो एंगस्ट्रॉम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, या यूनिट इसका मीटर लिख देते हैं, तो दोनों मीटर हम यूनिट लिख देते हैं किसकी, लैम्डा की, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो लगभग हमने इसमें टाइम लगभग टाइम भी हो गया हम लोग का, ठीक है।
तो हमने ये सारे थोड़े फैक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मुझे पता थोड़ा बोरिंग है, बट हमने ज़्यादा दोस्तों फैक्ट्स पढ़े इसलिए क्योंकि चीज़ें हमारी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा वेब की चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।